CH11 यू आर माई क्वीन वाइफी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। जूनून की बात सुनकर जन्नत बुरी तरह से घबरा गई थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वही जूनून ने जब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे उसे हंसी आने लगी और उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए मन ही मन कहा, तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो बीवी। मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ? मैंने तुम्हारे जैसी इनोसेंट डॉल को इतना ज्यादा टॉर्चर किया। सच में मैं बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हूँ। पर कोई बात नहीं, जब भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। मैंने जितनी तकलीफ है तुम्हें दी है उससे 1000 गुना ज्यादा तुम्हारी लाइफ में खुशियां लाकर रखूंगा। तुम्हारे कदमों में दुनिया की सारी खुशियां रख दूंगा और तुम्हारे चेहरे पर हर पल हर वक्त मुस्कुराहट आने की वजह बनूंगा। सोचते हुए जूनून ने जन्नत को अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में भरकर मुस्कुराते हुए, तुम इस तरह से क्यों डर रही हो? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा पति न होकर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वैसे भी हस्बैंड वाइफ के बीच में यह सब होना तो नॉर्मल है। ना माना कि आज तक हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, पर इसका यह तो मतलब नहीं है कि हम हमेशा इसी तरह से रहेंगे। जूनून की बात सुनकर जन्नत ने कुछ नहीं कहा। वह अपने निचले होठ को काटने लगी। जूनून को जन्नत पर हंसी आ रही थी, पर उसे जन्नत की यह क्यूट सी शक्ल, बच्चों जैसी हरकत की घबराहट सब कुछ पसंद आ रहा था। उसने जन्नत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, हम पहले हमारे घर चलते हैं। जन्नत को जब जूनून ने अचानक से गोद में उठाया वह घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। जूनून ने हंसते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अभी भी घबरा रही हो? क्या तुम्हें अभी भी आदत नहीं हुई मेरे इस तरह से अचानक उठाने की? इतना कहकर जूनून मुस्कुराते हुए वार्ड से बाहर आ गया। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जन्नत ने धीमी आवाज में कहा, आप हमें नीचे उतार दो, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं, हमें अजीब लग रहा है। जन्नत की बात सुनकर जूनून ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे तो अजीब नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी क्यूट सी फूल जैसी हल्की सी क्यूटी पाई वाइफ को अपनी गोद में लेकर जा रहा हूँ। और वैसे भी दुनिया क्या सोचती है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हुए वह बाहर की तरफ आने लगा। तभी कॉरिडोर से उन्हें डॉक्टर अंदर आते हुए नजर आए। डॉक्टर ने जन्नत और जुनून को देखा और मन ही मन कहा, क्या सच में यह मिस्टर जुनून मल्होत्रा है? इतना कहकर वह जुनून के पास आ गए। जुनून ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, मैं अब बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। डॉक्टर जुनून की बात सुनकर जुनून तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब जब फैसला सुना ही दिया है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इतना सोचकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ओके मिस्टर मल्होत्रा, अपना ध्यान रखिएगा। आपको ज्यादा चोट नहीं आई, बट अपने माथे की चोट पर पानी मत लगने दीजिएगा वरना इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर जुनून ने अपना सर हिला दिया। वही जन्नत तो शर्म की वजह से अपना छोटा सा चेहरा जुनून के सीने में छुपा कर बैठी हुई थी। डॉक्टर ने एक नज़र जुनून की गोद में जन्नत को देखा और मुस्कुराते हुए वापस चले गए। अब तक जुनून जन्नत को लेकर अस्पताल के नीचे आ गया था। नीचे पहले से ही जुनून के बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां और जुनून की गाड़ी पार्क थी। जुनून को देखते ही उसका बॉडीगार्ड दौड़ता हुआ उसकी गाड़ी के पास आया और उसने उसकी लग्जरियस रेंज रोवर का दरवाजा खोल जूनून जन्नत को लेकर अंदर बैठ गया। जन्नत को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जूनून ने खुद उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाया है, क्योंकि इससे पहले जूनून हमेशा उसे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों में कहीं लेकर जाता था। जन्नत को याद आ रहा था कि किस तरह से जूनून ने उसे अपनी गाड़ी को छूने पर इतना बेइज्जत किया था कि जन्नत की दोबारा कभी भी उसकी गाड़ी को छूने की हिम्मत नहीं हुई। बैठना तो बहुत दूर की बात है। सब कुछ सोचते हुए जन्नत की आंखों में वैसे आंसू आ गए। जूनून और जन्नत के बैठते ही बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर, जो कि खुद हैरान थे, उन्होंने भी अपनी गाड़ियां स्टार्ट कर दी। जूनून ने जब अपनी गोद में जन्नत की तरफ देखा जिसकी आंखें लाल हो गई थी, उसने कहा, अब क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? जूनून की बात सुनकर जन्नत ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा मासूम लग रहा था। जूनून ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पहले इतना कुछ किया है कि अब भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही हो। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं यह सब कुछ सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ ताकि आगे तुम्हें तकलीफ दे सकूं, बट ट्रस्ट में जन्नत, मैंने तुम्हें जितना दर्द दिया है उतना दर्द मुझे भी हुआ है। मैं नफरत की आग में जल रहा था, मैं बिना वजह ही तुम्हें तकलीफ दे रहा था, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं गलत था। भगवान ने मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसी एंजल को भेजकर मेरे जैसे डेविल को एक नई जिंदगी दी है, इसलिए अब मैं अपनी इस जिंदगी को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, ना कि बर्बाद करना। जूनून की बात सुनकर जन्नत ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। मासूम सी जन्नत को उसकी आधी बातों का मतलब ही समझ नहीं आया।
जन्नत के चेहरे के कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देखकर जुनून ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, क्यूटी पाई तुम्हें कुछ समझ नहीं आता बुद्धू लड़की, कहते हुए उसने जन्नत का छोटा सा कर अपने सीने में छुपाया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। जन्नत ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से प्राइवेट एरिया के अंदर इंटर हुई। यह मल्होत्रा मेंशन का प्राइवेट एरिया था। उनकी गाड़ी तेजी से प्राइवेट एरिया से होते हुए एक बड़े से महल जैसे मेंशन के सामने आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही जन्नत ने अपना चेहरा जुनून के सीने से निकालकर खिड़की से बाहर देखा। यह वही घर था जिस घर में उसके सपने 1 महीने पहले बुरी तरह से टूट गए थे। 1 महीने पहले वह इसी इंसान के साथ इस घर में आई थी और आते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। बचपन से जितनी तकलीफ उसने झेली थी उतनी ही तकलीफ उसने 1 महीने में इस घर में झेली थी। जुनून ने जन्नत के चेहरे की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, आई एम सॉरी। इतना कहकर को जन्नत को लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। अभी भी जन्नत जुनून की गोद में थी। उसे बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आप हमें नीचे उतार दो, हमें अजीब लग रहा है। जन्नत की बात सुनकर जुनून ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ अजीब नहीं है। कहते हुए वह जन्नत को लेकर लिविंग रूम के में दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। जन्नत ने जब देखा कि जुनून ना खुद अंदर जा रहा है ना ही उसे जाने दे रहा है, उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, आप हमें अंदर लेकर क्यों नहीं जा रहे हो? जज्बात ने जन्नत की तरफ देखा जो अपनी हिरनी जैसी खूबसूरत आंखों से उसकी तरफ ही टुकुर टुकुर देख रही थी। जुनून ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जुनून के इतना कहते ही उन दोनों के कानों में एक औरत की आवाज सुनाई दी, जज्बात सर, जन्नत मैडम, आप दोनों आ गए। इस आवाज को सुनते ही जन्नत ने पलट कर देखा। दरवाजे पर एक 40-45 साल की औरत उसे नजर आई, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। यह इस घर की सबसे पुरानी और वफादार सर्वेंट थी, सुरेखा जी। इन्होंने बचपन से जुनून को अपनी गोद में खिलाया था। उनके हाथ में एक आरती की थाली थी। जुनून ने जन्नत को नीचे उतरकर खड़ा किया और मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रोका था। कहते हुए उसने सुरेखा जी की तरफ देखा जिनके हाथ में आरती की थाली थी और उनके पीछे से 2 नौकरानियां चावल का कलश और आलते का पतीला लेकर आ रही थी। यह सब कुछ देखकर जन्नत ने हैरानी से जुनून की तरफ देखा। उसे याद था कि शादी की रात को जब जज्बातों से लेकर आया था वह उसे दरवाजे से घसीटता हुआ अंदर लेकर आया था। उसके साथ कोई भी शादी की रस्में नहीं हुई थी और ना ही उसने सोचा था कि कभी होगी, पर आज यह सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जुनून ने उसे अपनी बाहों में खींचकर मुस्कुराते हुए कहा, आई नो बीवी की तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मेरी वाइफ हो। जुनून मल्होत्रा की वाइफ। तुम्हें जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली, पर आप तुम्हें वह ट्रीटमेंट मिलेगी क्योंकि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। यू आर माई क्वीन वाइफी। CH-12। जुनून की बात सुनकर और उसके मुंह से खुद के लिए क्वीन सुनकर जन्नत को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो, क्योंकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जुनून कभी उसके साथ इतने प्यार से बिहेव करेगा। उसकी आंखों में दोबारा आंसू आने ही वाले थे। यह देखकर जुनून ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाकर थोड़ी गुस्से भरी आवाज में कहा, अब तुम यह हर बात पर रोना बंद कर दो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट पसंद है, और अब तुम्हारे चेहरे की यह मुस्कुराहट मैं कभी नहीं जाने दूंगा। इसका प्रॉमिस मैं तुमसे हमेशा के लिए करता हूँ जान। कहते हुए जुनून में अपने होठों को जन्नत के माथे से लगा दिया। जुनून के होठों को अपने माथे पर महसूस करके जन्नत ने सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। सुरेखा जी उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के पास देखकर काफी खुश थी। उन्हें जन्नत हमेशा से पसंद थी। पिछले 1 महीने में अगर इस घर में जन्नत के साथ किसी ने अच्छे से बिहेव किया था या उसे समझा था तो वह सिर्फ सुरेखा की थी। सुरेखा जी ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जजबत सर, हम बहुत खुश हैं कि फाइनली आपको जन्नत मैडम की अच्छाई नजर आ ही गई। हम तो हमेशा से यही चाहते थे कि आप जन्नत मैडम के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। सुरेखा जी की बात सुनकर जन्नत और जुनून एक दूसरे से अलग हो गए। जन्नत के गाल गुलाबी हो गए थे, उसे बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। वही जुनून के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह जानता था कि सुरेखा जी जन्नत को अपनी बेटी की तरह मानती है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है आंटी कि मैंने बहुत गलतियां की है, पर अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए अब मैं अपनी पुरानी की गई सभी गलतियों को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ अपनी जन्नत के साथ।
कहते हुए जुनून मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर सुरेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है सर। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई आरती की थाली से उन दोनों की आरती उतारी और जन्नत के सामने चावल से भरा हुआ कलश रख दिया। जन्नत अपनी भरी हुई आंखों से कलश को देख रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका कभी इस तरह से गृह प्रवेश होगा। उसकी आंखों के सामने 1 महीने पुराना मंजर घूम रहा था कि किस तरह से जुनून उसे जानवरों की तरह घसीटता हुआ इसी दरवाजे से अंदर ले गया था, और आज 1 महीने बाद सब कुछ पूरी तरह से बदला हुआ था। जुनून ने जब देखा कि जन्नत कलश को अपने पैरों से नीचे गिरने की जगह उसे देख रही है, उसने पीछे से उसे कमर से पकड़कर उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ वाइफी कि इस वक्त तुम्हारे दिल और दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। वह सब कुछ मैं बाद में सुन लूंगा। तुम मेरे सामने अपने दिल की सारी बातें रख देना, पर फिलहाल मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे रीति रिवाज के साथ घर के अंदर कदम रखो। कहते हुए जुनून ने जन्नत के गाल पर किस कर लिया। जन्नत जो कि सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, जुनून की बात सुनकर और उसे इस तरह से खुद के पीछे महसूस करके होश में आई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर सुरेखा जी की तरफ देखा, जो कि उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। जन्नत के गाल दोबारा से लाल हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा, आप हमें छोड़िए ना। जन्नत की बात है सुनकर जुनून ने धीमी आवाज में उसके कान में मुस्कुराते हुए कहा, यह हाथ में मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। बीवी जब तक जुनून मल्होत्रा जिंदा है वह जन्नत मल्होत्रा को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। इसलिए तुम्हें जो करना है तुम ऐसे ही करो। जुनून की बात सुनकर जन्नत के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जिस वजह से उसकी गालों पर डिंपल पड़ गए। सुरेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जन्नत मैडम आप जल्दी से कलश को अपने दाहिने पैर से नीचे गिरा दीजिए। सुरेखा जी की बात सुनकर जन्नत ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। वह अपने पैर से कलश नीचे गिरने ही वाली थी कि उन सभी के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जुनून, यह सब कुछ क्या हो रहा है? इस आवाज को सुनते ही जन्नत का पैर हवा में ही रह गया और उसने हैरानी से पलटकर पीछे देखा। वही जुनून जो कि मुस्कुराते हुए जन्नत की तरफ देख रहा था। इस आवाज को सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने पलट कर देखा तो पीछे माया, प्रतिभा जी और चैतन्य खड़े थे और यह आवाज माया की थी। माया गुस्से से चलती हुई जुनून और जन्नत के पास आ गई। वही पीछे से प्रतिभा जी और चैतन्य गुस्से से उन दोनों को ही देख रहे थे। जुनून ने अपनी आवाज को जितना हो सकता था उतना नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीछे से मुझे इस तरह से रोकने की? तुम्हें पता नहीं है जब कोई शुभ काम कर रहे हो इस तरह से कुत्ते की तरह भौंक कर काम में विघ्न नहीं डालते। जुनून की बात सुनकर माया ने चिल्लाते हुए कहा, जुनून तुम पागल हो गए हो और यह सब क्या है? यह कौन सा तमाशा लगा रखा है तुमने? तुम तो इस लड़की से नफरत करते हो तो तुम क्यों इसके लिए यह सब कुछ कर रहे हो? एक्सीडेंट होने के बाद क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है जो तुम इसके जैसे भिखारन लड़की को इस तरह से इस महल की रानी बनाने के लिए तैयार बैठे हो और क्या गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे हो? लगता है तुम भूल चुके हो कि इसने क्या किया था। माया की बात सुनकर जुनून ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी जबान बंद रखो माया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिलहाल मेरी बीवी मेरी जन्नत का गृह प्रवेश हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे जैसी यूजलेस इंसान के साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। जुनून की बात सुनकर माया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तभी उसका ध्यान जुनून की बाहों में जन्नत पर गया जो कि अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी। जुनून को इस तरह से माया के साथ बात करते हुए देखकर जन्नत को डर लग रहा था। वही जुनून की बाहों में जन्नत को देखकर माया ने चिल्लाते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। जुनून कहते हुए माया ने गुस्से से चावल के कलश की तरफ देखा और तेजी से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। कोई कुछ समझ पाता है इससे पहले ही माया ने लात मारकर कलश को घर के बाहर फेंक दिया। यह देखकर सुरेखा जी और सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वही जन्नत जो अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी, उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद गाल पर आ गई। थोड़ी देर पहले जो भी सपना उसने देखा था माया ने आकर उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था।
जन्नत ने जब माया की हरकत देखी उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, माया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब कुछ करने की? लगता है तुमने मेरी वार्निंग को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। जुनून में इतना कहा ही था कि उसके हाथ जो कि जन्नत की कमर पर थे, उसे अपने हाथों पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने जल्दी से पलटकर जन्नत का चेहरा देखा। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जन्नत की आंखों में आंसू देखकर और माया की हरकत देखकर जुनून में चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं माया। CH13 जुनून का गुस्सा। जुनून की बात सुनकर माया ने भी चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम क्या करोगे जुनून? मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम मेरे साथ क्या करोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे ऊपर इसने कौन सा काला जादू कर दिया है। कल तक तुम्हें इस लड़की से इतनी नफरत थी कि तुम्हें इसकी छुअन बर्दाश्त नहीं थी। इसे देखने से तुम्हें उल्टी आती थी और आज बार बार इससे चिपक रहे हो और मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। माया ने इतना कहा ही था कि जुनून जिनकी बाहों में जन्नत थी, उसने जन्नत को खुद से दूर किया और माया जो कि अब तक बकवास कर रही थी, उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। जुनून ने इतनी जोर से माया के गाल पर तमाचा मारा था कि माया सीधा जमीन पर गिर गई। वह हैरानी से अपने सामने खड़े जुनून को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जुनून जो कि उसके प्यार में पूरी तरह से पागल था, जो उसकी हर एक बात को आंख बंद करके पत्थर की लकीर की तरह फॉलो करता था, उसने आज उसे पर हाथ उठाया है। माया अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी और हैरानी से मुंह खोलकर जुनून की तरफ देख रही थी। उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था। वही जन्नत ने यह देखकर अपने मुंह पर ही हाथ रख लिया था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। जुनून ने जमीन पर गिरी माया की तरफ देखकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, यही औकात है तुम्हारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को 2 कौड़ी की कहने की? उसके सामने तुम्हारी खुद की क्या औकात है? वह जुनून मल्होत्रा की बीवी है। जन्नत जुनून मल्होत्रा। अगर वह चाहे तो तुम्हारे जैसी 100 माया बजाज को खरीद कर अपनी नौकरानी बना सकती है। समझ आया तुम्हें? जुनून की बात सुनकर माया अभी भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने आंसू भरी आंखों से जुनून की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, जुनून क्या हो गया है तुम्हें? माया की आंखों में आंसू देखकर जुनून ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मेरी आंखें खुल गई है। मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं। इसलिए अब मैं तुम्हारे जैसे कोयले को खुद की जिंदगी से निकालकर मेरी जन्नत, मेरी कोहिनूर को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। कहते हुए जुनून ने जन्नत जो कि रोते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी, उसे अपने सीने से लगा लिया। वही प्रतिभा जी और चैतन्य तो हैरानी से यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि जुनून जो कि माया के प्यार में पूरी तरह से पागल है, वह इस तरह से माया के ऊपर हाथ भी उठा सकता है। पर इस तरह से माया की इंसल्ट होते हुए देखकर उन दोनों ने भी जुनून को कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि माया उनके लिए बस उनका एक मोहरा थी और वह माया की वजह से अपनी रेपुटेशन भी जुनून के सामने खराब नहीं कर सकते थे। प्रतिभा जी ने जमीन पर गिरी माया की तरफ देखा। उन्हें थोड़ा अफसोस तो हुआ, पर उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आगे आकर फिक्र भरी आवाज में कहा, जुनून क्या हुआ है? प्रतिभा जी की आवाज सुनकर जुनून ने अपनी गुस्से से लाल आंखों से उनकी तरफ देखा। जन्नत अभी भी उसकी बाहों में थी और रोते हुए उन सब की तरफ देख रही थी। जुनून की लाल आंखें देखकर प्रतिभा जी भी डर गई, पर अगले ही पल उनके चेहरे पर फिक्र भरे एक्सप्रेशन आ गए। उन्होंने कहा, जुनून ठीक है, अगर तुम जन्नत को माफ करना चाहते हो यह भूलकर कि उसने माजी की जान ली है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हमेशा चैतन्य से बढ़कर माना है। अगर तुम्हें जन्नत को अपनी बीवी के रूप में एक्सेप्ट करना है तो तुम कर सकते हो। प्रतिभा जी ने जुनून को जानबूझकर उसकी दादी की मौत की बात याद दिलाई ताकि वह दोबारा जन्नत से नफरत करने लगे।
पर जुनून अब पहले वाला बेवकूफ जुनून नहीं रह गया था। उसने प्रतिभा जी की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, मॉम आपको किसने कहा कि दादी को जन्नत ने मारा था? क्या हमें प्रूफ मिला था? जुनून की बात सुनकर प्रतिभा जी जो कि मन ही मन यह सोचकर खुश हो रही थी कि उन्होंने वसुंधरा जी जो कि उनकी सास थी उनकी मौत की बात याद दिलाकर जुनून को फिर से भड़का दिया है। जुनून की बात है सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उन्होंने खुद को शांत किया और कहा, जुनून। उन्होंने इतना कहा ही था कि जुनून ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए आप सब। सबसे पहली बात, मेरी जन्नत खूनी नहीं है। दूसरी बात, मेरी दादी की मौत की वजह कुछ और थी, जिसका पता मैं बहुत जल्दी लगा कर रहूंगा और असली गुनहगार को सजा भी दिलाकर ही रहूंगा। जुनून की यह बात सुनकर कि जन्नत खूनी नहीं है और वह असली खूनी को ढूंढ कर ही रहेगा। माया जो कि जमीन पर गिरी हुई थी उसकी हालत खराब होने लगी। ऐसी ही हालत चैतन्य और प्रतिभा जी की भी थी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जुनून को पता चल चुका है कि वसुंधरा जी की मौत के पीछे जन्नत नहीं बल्कि कोई और था। पर उन्होंने यह सब कुछ अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। जुनून उन तीनों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने खुद से कहा, तुम तीनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुमने पिछली जिंदगी में मेरी और मेरी वाइफ के 3 साल बर्बाद किए हैं। अगर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया तो लानत है मुझ पर। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है और इस बार मैं हर एक इंसान को इस तरह से तड़पाऊंगा जिसने 3 साल तक मेरी जन्नत को मुझे तड़पाने पर मजबूर किया है। मेरी दादी का मौत बदला भी तुम सबसे अच्छे से लेकर रहूंगा। बस इंतजार करो, तुम सबकी बारी आएगी। सोचते हुए जुनून ने माया की तरफ देखा जो कि अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी और किसी पुतले की तरह बैठी हुई थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, और तुम माया बजाज, तुमने आज मेरी वाइफ का स्पेशल मोमेंट खराब किया है। इसके लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हारी वजह से दोबारा मेरी वाइफ की आंखों में आंसू आए हैं। इसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही होगा, वह भी आज और अभी के अभी। जुनून की बात सुनकर माया डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? माया ने इतना ही कहा था कि जुनून ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं यह तुम्हें आज पता चल ही जाएगा। माया बजाज कहते हुए वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। जन्नत का सर उसके सीने में था जिस वजह से उसकी वह मुस्कुराहट चैतन्य, सुरेखा जी, प्रतिभा जी और माया ही देख पाए। CH 14। जुनून की धमकी सुनकर माया की डर से हालत खराब हो रही थी। वह अपनी आंसू भरी आंखों से जुनून की तरफ देख रही थी जिसके चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट थी। जुनून ने माया की तरफ देखा और अपने सीने से लगी जन्नत की तरफ उसने जन्नत को खुद से दूर किया और जन्नत की तरफ देखने लगा जिसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। यह देखकर जुनून में गुस्से से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, जन्नत मेरी तरफ देखो। जन्नत जो कि जुनून और माया की लड़ाई देखकर बुरी तरह से डर गई थी, वह अपना चेहरा नीचे झुकाकर अभी भी रो रही थी। जुनून की गुस्से भरी आवाज सुनकर डर की वजह से उसने अपना चेहरा नीचे ही रखा। यह देखकर जुनून ने गुस्से से कहा, वाइफी मैंने कहा मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। जुनून की गुस्से भरी आवाज सुनकर जन्नत ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा। उसे जुनून की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। जन्नत को अब डर लग रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि माया और जुनून के बीच में लड़ाई का कारण वह है, इस वजह से अब जुनून उसे नहीं छोड़ेगा। यह सोच सोच कर उसकी धड़कन तेज हो रही थी। जन्नत जुनून की आंखों में डर देखकर समझ गया था कि उसकी बेवकूफ बीवी क्या सोच रही है। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करके थोड़ी शांत मगर कठोर आवाज में जुनून की तरफ देखते हुए कहा, इस औरत ने तुम्हारा स्पेशल मोमेंट खराब किया है और तुम इसे सबक सिखाने की जगह यहाँ पर आंसू बहा रही हो। जन्नत जो कि काफी ज्यादा घबरा गई थी, जुनून की बात सुनकर कंफ्यूज नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। जुनून समझ गया कि उसकी बेवकूफ बीवी ऐसी कुछ नहीं समझने वाली। उसे ही सब कुछ साफ साफ एक्सप्लेन करके उसे समझाना होगा।
वही प्रतिभा जी, चैतन्य और माया भी उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। माया अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी। जुनून ने कहा, तुम इस तरह से हर बात पर बच्चों की तरह आंसू नहीं बहा सकती, तो मैं खुद के लिए लड़ना, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। जुनून की बात सुनकर जन्नत अभी भी मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। यह देखकर जुनून ने उसका चेहरा छोड़ और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ माया के सामने ले आया। जुनून ने जन्नत की तरफ देखा, जो कि अभी भी घबराई हुई थी और कंफ्यूजन भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। जुनून ने माया की तरफ देखा और फिर जन्नत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसने गलत तुम्हारे साथ किया है तो इसे सबक तुम ही सिखाओगी। जुनून की बात सुनकर जन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं माया ने चिल्लाते, जुनून क्या हो गया है तुम्हें, तुम क्यों कर रहे हो यह सब कुछ? उसने इतना कहा ही था कि जुनून ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी घटिया जबान से मेरा नाम लेने के बारे में सोचना भी मत। माया बजाज, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा नाम ले सको। जुनून की डरावनी आवाज सुनकर माया इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसके मुंह से शब्द निकालना ही बंद हो गए, पर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वही जन्नत भी डरी हुई नजरों से जुनून की तरफ देख रही थी। जन्नत को देखकर जुनून में उसे घूरते हुए कहा, मैंने कुछ कहा है वाइफी? जुनून की बात सुनकर जन्नत ने डरते हुए कहा, हम कैसे? उसने इतना कहा ही था कि जुनून ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, कैसे से क्या मतलब है? अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम्हें भी उसके साथ गलत ही करना चाहिए। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि अगली बार से यह तुम्हारे साथ बदतमीजी करने से पहले हर बार अपनी हालत को याद करें। जुनून के इस तरह से अपने करीब आने की वजह से जन्नत तेज तेज सांसें लेने लगी। अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि जुनून उसे क्या करने के लिए कह रहा है। जुनून में जब देखा कि जन्नत अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ी है, उसने गुस्से से कहा, बीवी मैंने कहा इस लड़की को सबक सिखाओ। कहते हुए जुनून में खुद ही जन्नत का हाथ अपने हाथ में लिया और माया के पास आ गया। माया घबराई हुई नजरों से उन दोनों की तरफ देखने लगी। जुनून ने अपने हाथ में जन्नत का छोटा सा हाथ लिया और माया के बालों पर पकड़ मजबूत करके उसे बालों से खींचकर उसने खड़ा कर दिया। माया दर्द से चिल्लाने लगी। वही जन्नत भी घबराते हुए अपना हाथ पीछे खींचने लगी। तभी जुनून में उसकी गर्दन पर अपना सर रखकर उसके कानों में बेहद डरावनी आवाज में कहा, बीवी मुझे मेरी बात डालने वाले लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं है, इसलिए जो कह रहा हूँ चुपचाप करो। इतना कहकर जुनून ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब जन्नत के छोटे से हाथों में माया के बाल थे और वो घबराते हुए को माया की तरफ देख रही थी। माया ने उसे खुद से दूर धकेलना की कोशिश की। यह देखकर जुनून में चिल्लाते, देख माया बजाज, जैसी हो वैसे ही रहो वरना तुम्हारा करियर खत्म करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मेरी वाइफ जो कुछ भी कर रही है उसे करने दो, यही तुम्हारे लिए और तुम्हारे करियर के लिए फायदेमंद होगा, वरना तुम तो जानती ही हो ना कि जुनून मल्होत्रा क्या करने की ताकत रखता है और क्या नहीं। कहते हुए जुनून कृपी मुस्कुराहट के साथ माया की तरफ देखने लगा। माया एक फेमस सेलिब्रिटी थी और वह भी जुनून की बदौलत आज इंडस्ट्री में इस मुकाम पर पहुंची थी। जुनून की बात सुनकर वह बहुत ही ज्यादा डर गई। अब उसमें कुछ भी करने की या कहने की हिम्मत नहीं थी। वह अपनी नफरत भरी नजरों से जन्नत की तरफ देख रही थी, जिसके हाथों में उसके बाल थे। जन्नत ने जब देखा कि जुनून अभी भी उसके बालों को पकड़कर खड़ी है, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जन्नत मैं तुमसे इस तरह से खड़े रहने के लिए नहीं कहा है, बल्कि सबक सिखाने के लिए कहा है। जुनून इतनी जोर से चिल्लाया कि जन्नत ने डर के मारे माया की तरफ देखा और हिम्मत करके उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। जन्नत इतनी नाजुक थी कि उसकी थप्पड़ माया के गाल पर किसी बच्चे के थप्पड़ की तरह लगी। यह देखकर जुनून ने इरिटेट होते हुए अपने बालों को खींचते हुए कहा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर वह जल्दी से आगे आया। उसने जन्नत को साइड किया और माया की तरफ देखने लगा। जुनून को अपने सामने देखकर माया ने डरते हुए कहा, जुनून। उसने इतना कहा ही था कि जुनून में उसके बालों को पकड़कर उसका कर सीधा दीवार पर दे मारा। जन्नत जो कि जुनून के बगल में खड़ी थी, यह देखकर घबराते हुए सीधा जुनून के सीने से लग गई। डर की वजह से उसकी बॉडी थरथर कांप पड़ रही थी।
यह देखकर जुनून में माया की तरफ देखा जिसके सर से खून निकल रहा था। उसने माया को सीधा दूर धक्का दे दिया। माया दोबारा जमीन पर गिर गई। जुनून में जन्नत को अपने सीने से लगाकर उसके माथे पर किस करके धीमी मगर कठोर आवाज में कहा, SSS.Wifi डोंट स्कैर्ड। अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए डरना बंद करो। जुनून की बात सुनकर जन्नत ने घबराते हुए कहा, आप कुछ मत कहो, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, आप उन्हें छोड़ दो। जन्नत ने बहुत ही ज्यादा डरी हुई और मासूमियत भरी आवाज में उसने जुनून से ये सब कहा। वहीं जन्नत की बात सुनकर जुनून ने उसे खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखकर स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, बीवी बिल्कुल भी नहीं, जो भी तुमसे तुम्हारा हक छीनने की, तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करेगा, जुनून मल्होत्रा उस इंसान की जिंदगी नरक से बदतर बनाकर रख देगा। जुनून की बात सुनकर जन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे जुनून की आंखों में खुद के लिए सिर्फ प्यार और बेइंतहा प्यार नजर आने लगा। CH-15 जुनून भी जन्नत की तरफ ही देख रहा था। जन्नत नहीं, धीमी आवाज में कहा, हमें अंदर जाना है। जुनून ने जन्नत की तरफ देखा और फिर घूर कर माया की तरफ देखा जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने कहा, अगर तुम यहाँ से अभी भी खुद नहीं जाना चाहती, तुम मेरे गॉड्स तुम्हें कचरे की तरह यहाँ से फेंकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, चॉइस तुम्हारी है। कहते हुए जुनून ने गुस्से से एक सरसरी नजर प्रतिभा जी और चैतन्य की तरफ डाली। चैतन्य और प्रतिभा जी ने जब जुनून को खुद की तरफ इस नज़र से देखते हुए देखा, उन्हें ऐसा लगा कि जो बात जुनून ने अभी अभी माया के लिए कही थी वही बात वह उन पर भी लागू कर रहा था। जुनून की बात सुनकर माया ने डरी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने नफरत भरी नज़रों से एक बार जन्नत की तरफ देखा और तेजी से वहां से चली गई। अब दरवाजे के बाहर बस जुनून, जन्नत, प्रतिभा जी और चैतन्य ही खड़े थे। जुनून ने पलटकर सुरेखा जी की तरफ देखा। उसकी नजरों को देखकर सुरेखा जी जल्दी से अंदर आ गई। कुछ ही देर में दोबारा चावल से भरा हुआ कलश जन्नत के सामने रखा हुआ था, पर अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में अभी भी हल्की नमी थी। जुनून में जब देखा कि जन्नत अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही है, उसने धीमी आवाज में जन्नत के कानों में कहा, बीवी डरो मत, अब हमारे लाइफ में सब कुछ सही होने का वक्त आया है। क्या तुम नहीं चाहती कि हम हमारी लाइफ की नई शुरुआत सभी रीति रिवाजों के साथ करें? जुनून की बात सुनकर जन्नत ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसे जुनून की आंखों में खुद के लिए दोबारा प्यार नजर आया। जन्नत ने गहरी सांस ली और अपने दाहिने पैर से चावल का कलश नीचे गिरा दिया। सुरेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जन्नत मैडम, अब आप अपने कदमों की छाप इस घर में छोड़ते हुए अंदर आइए, क्योंकि घर की बहू एक लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी जी के कदम घर में शुभ होते हैं। सुरेखा जी की बात सुनकर जन्नत ने आलते से भरे पतीले में अपने पैर रखे और अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर की तरफ आने लगी। जुनून भी उसके साथ चलते हुए अंदर आ रहा था। जन्नत के चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बेइंतहा खुशी झलक रही थी। जुनून में जब उसे इतना ज्यादा खुश देख उसे खुद से ही नफरत होने लगी। उसने खुद से कहा, इतनी छोटी छोटी चीजों में खुश होने वाली मेरी प्यारी जन्नत को मैंने न जाने कितनी तकलीफ दी है। जन्नत इस वक्त बच्चों की तरह अपने पैरों की छाप को खुशी से देख रही थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके लाइफ में यह मोमेंट कभी आएगा, पर आज वह यह मोमेंट खुद की रही थी और यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अंदर आने के बाद सुरेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जजबत सर, जन्नत मैडम, आप दोनों मंदिर में चलकर भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। भले ही आपकी शादी को इतना टाइम हो चुका है, पर आज अपने दिल से जन्नत मैडम को अपनी पत्नी माना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार भगवान के सामने अपना सर झुकाकर उन्हें शुक्रिया अदा कहे। सुरेखा जी ने हिम्मत करके जन्नत और जुनून की तरफ देखते हुए कहा। सुरेखा जी की बात सुनकर जुनून में मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और जन्नत का हाथ पकड़कर घर में बने बड़े से मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। जन्नत हैरानी से जुनून की तरफ देखने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि जुनून को भगवान में कोई विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि उसने इतने दिनों में जुनून को कभी मंदिर में जाते हुए भी नहीं देखा था। बाकी सबके लिए अभी यह बहुत बड़ी बात थी। प्रतिभा जी ने चैतन्य की तरफ देखा, जो कि खुद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा था। उन्होंने चैतन्य से कहा, आखिर हो क्या गया है इसे, जो उसने कभी नहीं किया यह आज वही सब कर रहा है। जिस लड़की से यह नफरत करता था आज उसके साथ इतने प्यार से बिहेव कर रहा है और हमारे साथ दुश्मनों की तरह बिहेव कर रहा है। कुछ तो हुआ है जिसका पता हमें लगाना ही होगा, वरना सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा।
प्रतिभा जी की बात सुनकर चैतन्य ने उनकी तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप टेंशन मत लीजिए मॉम, इस जुनून के साथ क्या करना है यह मुझे अच्छे से पता है। कहते हुए वह शैतानी मुस्कुराहट के साथ जन्नत की तरफ देखने लगा जो कि जुनून का हाथ पकड़कर मंदिर में पहुंच चुकी थी। मंदिर में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां विराजमान की गई थी। घर का मंदिर बहुत ही खूबसूरत था। जन्नत ने मंदिर के सामने आते ही अपने दोनों हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई। जुनून ने एक नज़र जन्नत की तरफ देखा और खुद भी अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपनी बंद आंखों के साथ कहा, मैं जानता हूँ कि मैं एक नास्तिक था, पर जब से मेरे साथ यह सब कुछ हुआ है तब से मुझे यह करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि दुनिया में भगवान है। आपने ही दूसरा मौका दिया है मुझे अपनी जिंदगी में की गई गलतियों को सुधारने का, और मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ भगवान आपके दिए इस मौके का मैं गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी बीवी की लाइफ में सिर्फ खुशियाँ लेकर आऊँगा, उसके साथ जो भी गलत किया उन सभी का पश्चाताप करूँगा। कहते हुए जुनून ने अपनी आंखें खोली। सुरेखा जी प्यार से उन दोनों की तरफ देख रही थी। उन्होंने उन दोनों की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे राम जी, हम बस यही दुआ मांगते हैं कि आपकी और सीता माता की तरह हमेशा हमारे मैडम और सर की जोड़ी बनी रहे। जुनून ने जन्नत की तरफ देखा जो कि अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ ही हैरानी से देख रही थी। जुनून में मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे मत देखो बीवी, मैं तुम्हारा ही हूँ। अगर तुम्हें मुझे देखना ही है तो हम रूम में चलते हैं, वहाँ पर तुम मुझे जितना चाहे उतना घुर घुर के देख सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। कहते हुए जुनून शरारती तरीके से मुस्कुराने लगा। जुनून की बात सुनकर जन्नत की गाल गुलाबी हो गई। यह देखकर जुनून में हंसते हुए कहा, चलो। इतना कहकर वह जन्नत को लेकर ऊपर अपने रूम में आ गया। जन्नत अभी भी चुपचाप उसके साथ चल रही थी। जुनून के रूम में आते ही वह हैरानी से चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि यह रूम उसने कभी नहीं देखा था। शादी के बाद उसे सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए मजबूर किया गया था, जहां पर ना तो उसको सोने के लिए बैठ दिया गया था ना ही कुछ, और उसे वहां पर जमीन पर सोना पड़ता था। जन्नत अभी भी अपनी आंखों में पानी लेकर पूरे रूम को देख रही थी और यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि यह उसका ही रूम है। वही जन्नत जुनून के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि जन्नत दोबारा पुरानी बातें सोचकर रोने की तैयारी कर रही है। इससे से पहले कि वह रोना स्टार्ट कर दे, जुनून ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वही जन्नत जो कि यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जुनून के अचानक से खींचने की वजह से सीधा उसकी बाहों में समा गई और हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखने लगी। जुनून ने जब जन्नत को इतना हैरान होते हुए देखा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बीवी? जुनून की बात सुनकर जन्नत में धीमी आवाज में कहा, आप यह क्या कर रही हैं? छोड़िए हमें। कहते हुए वह उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी। जन्नत की बात सुनकर जुनून ने उसे अपने और करीब खींचकर उसकी गर्दन पर धीरे से किस करते हो कहा, बीवी अब तो हमारी सारी रस्में भी कंप्लीट हो चुकी है, जो शादी के बाद हमने कंप्लीट नहीं की थी, तो आप क्यों शर्मा रही हो? जुनून की बात सुनकर जन्नत ने कहा, तो क्या हुआ, आप यह क्या कर रही हैं? जुनून में जब जन्नत की बात दोबारा सुनी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ जन्नत की तरफ देखते हुए उसके पिंक लिप्स पर अपना अंगूठा फिरते हुए कहा, SSS.LetMeLoveYou वाइफी. इतना कहते हुए जुनून में अपने होठों को जन्नत के होठों पर रखा और उसे प्यार से किस करने लगा। जन्नत तो उसके अचानक से किस करने की वजह से हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, पर जुनून अपनी आंखें बंद करके उसे किस कर रहा था।